नमस्कार दोस्तों, आप सभी का साहित्य ज्ञान पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम हिंदी व्याकरण को शुरू करने जा रहे हैं। रेट पात्रता परीक्षा 2025 फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड मुख्य परीक्षा के लिए ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। यही नहीं दोस्तों, जिस किसी भी एग्ज़ाम में जहाँ पर हिंदी व्याकरण पूछा जाता है वहाँ पर उनके लिए ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो दोस्तों, आप हमारी क्लास को पूरा देखें और क्लास को पसंद आए तो क्लास को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हम आने वाली हमारी हर क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास को। वर्ण लेटर भाषा वाक्यों के मेल से, वाक्य शब्दों के मेल से और शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं। वर्ण क्या है, आइए इसे जानते हैं इस उदाहरण के द्वारा। वाक्य चंद्रमा निकल आया है, चंद्रमा निकल आया है। अब इसके टुकड़े करते हैं जो दोस्तों। च प्लस च प्लस अंग प्लस द र प्लस अ प्लस में प्लस आ। और निकल में जैसे न ई के अ ल और अ। और आया में आ ये और आ। और है में ए और आए। इस प्रकार प्रत्येक शब्द का उच्चारण करते समय हमारे मुख से अनेक ध्वनियाँ निकलती है। जब मुख से उच्चारित इन ध्वनियों को लिखा जाता है तब वे वर्ण या अक्षर कहलाते हैं। वह छोटी ध्वनि जिसके खंड नहीं किए जा सकते वर्ण या अक्षर कहलाती है। अब दोस्तों, हम देख लेते हैं कि जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसके बारे में। तो देखते हैं दोस्तों कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है? तो वो है मौखिक पूछा है दोस्तों। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई मौखिक इकाई है ध्वनि। ठीक है। और अगर पूछ लिया जाए कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई या फिर भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो वह हो जाएगी वर्ण या फिर अक्षर। वर्ण या अक्षर। और अगर आपसे पूछ लिया जाए भाषा क्या पूछ लिया जाए दोस्तों? भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई तो क्या हो जाएगी? तो भाषा की सबसे सार्थक इकाई हो जाएगी शब्द। ठीक है दोस्तों। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाषा की भाव के आधार पर भाषा की भाव के आधार पर सबसे छोटी इकाई, तो भाव के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी? तो वो हो जाएगी वाक्य। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं। अब देखते हैं दोस्तों कि जो वर्ण है उनको दो भागों में बांटा गया है, एक तो स्वर और एक व्यंजन। तो आज हम स्वर के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों स्वर किसे कहते हैं।
स्वर, जिन वर्णों का उच्चारण अन्य ध्वनियों की सहायता के बिना उन्हें स्वर के किया जाता है, उन्हें स्वर कहते हैं। इनके उच्चारण में वायु बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकलती है। हिंदी में 11 स्वर है, इस प्रकार है, जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। तो हिंदी में 11 स्वर है। और स्वरों के भेद, काइंड ऑफ ओवल्स, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ऋस्व स्वर, दीर्घ स्वर, फलुत स्वर। ऋस्व स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें ऋस्व स्वर कहते हैं। ये संख्या में 4 होते हैं। कौन कौन से? ए, ई, उ और री। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ऋस्व स्वर से लगभग 2 गुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ये संख्या में 7 होते हैं, जैसे आ, ई, उ, आई, ए, आई, ओ, औ। और फलुत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है उन्हें फलुत स्वर कहते हैं, जैसे ओम, राम इत्यादि। फलुत स्वर का चिन्ह इस प्रकार होगा दोस्तों। तो फलुत स्वर, अब देखते हैं दोस्तों जीवा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो जीवा के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो अग्र स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का आगे का भाग ऊपर उड़ता है उसे अग्र स्वर कहते हैं, अग्र स्वर कहते हैं, जैसे ई, ए, आई। मध्य स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य का भाग ऊपर उठता है उसे मध्य स्वर कहते हैं, जैसे अ। मध्य स्वर क्या है? अ। इसको काट दिए दोस्तों। तीसरा है पश्च स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में पीछे का भाग ऊपर उठता है उसे पश्च स्वर कहते हैं, जैसे आ, ओ। इसे आगत स्वर भी कहते हैं दोस्तों, आ को आगत स्वर भी कहते हैं, ओ और ओ, औ। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। अगली स्लाइड पे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों मुख आकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो मुख आकृति के आधार पर स्वरों को 4 भागों में बांटा गया है, संवृत स्वर, अर्ध संवृत स्वर, विवृत स्वर और अर्ध विवृत स्वर। संवृत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख पूरा बंद रहता है उसे संवृत स्वर कहते हैं, जैसे ई, उ और उ। अर्ध संवृत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख आधा बंद रहता है, जैसे ए, आई। और विवृत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख सर्वाधिक खुला रहता है और ये एक ही है, आ। जैसे दोस्तों हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहता है कि मुख खोलो, आ करो, आ, तो हम करते हैं ना, जैसे आ। तो यहाँ पर विवृत स्वर यानी कि जिस स्वरों के उच्चारण में मुख सर्वाधिक खुला रहता है वो आ है। अर्ध विवृत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख विवृत की तुलना में कम खुला रहता है उसे अर्ध विवृत स्वर कहते हैं, जैसे ए, ओ, ऐ, औ। बढ़ते नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब देखते हैं दोस्तों कि जो अयोगवा स्वर है वो किसे कहते हैं। अयोगवा स्वर, हिंदी वर्णमाला में 2 वर्ण अ, अंग और अ 2 वर्ण होते हैं जिन्हें अयोगवा कहते हैं। स्वतंत्र रूप में प्रयोग न होने के कारण इनकी गणना न तो स्वर में होती है और न व्यंजन में। व्याकरण की दृष्टि से अ को अनुस्वार तथा अह को विसर्ग कहते हैं। अतएव जो वर्ण स्वर और व्यंजन के अतिरिक्त होते हैं वे अयोगवा कहलाते हैं। अनुस्वार, जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय वायु केवल नाक से बाहर आती है तब उसे दर्शाने के लिए सिर रेखा के ऊपर ये वाला बिंदु लगाते हैं, तो इसे अनुस्वार कहते हैं, जैसे पंख, रंग, गंध आदि। अनुनासिक स्वर, जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय वायु नाक और मुख दोनों से बाहर निकलती है तो उस वर्ण के ऊपर चंद्र बिंदु लगाते हैं, जैसे दोस्तों चंद्र बिंदु ये लगाया जाता है, इसे ही अनुनासिक कहते हैं, जैसे दांत, आँख, अंगूठी आदि। जब सिर रेखा के ऊपर कोई मात्रा न हो तब अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है, अन्यथा चंद्र बिंदु के प्रयोग किया जाता है, अन्यथा अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है, जैसे मैं। अब दोस्तों यहाँ पर मैं, तो यहाँ पर जो चंद्र बिंदु उसका प्रयोग अनुस्वार के रूप में किया जाएगा, जैसे नई। अब नई
इसमें भी चंद्र बिंदु का प्रयोग अनुस्वार के रूप में किया जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों विसर्ग किसे कहते हैं। इस ध्वनि का उच्चारण ए के समान होता है। वे ये स्वर नहीं है, लेकिन इसे ए के साथ जोड़कर अ की तरह लिखा जाता है। इसका प्रयोग प्राय शब्द के अंत में किया जाता है, जैसे अतः, प्राप्त, स्वतः, प्राय, सने आदि। आगत स्वर ये होता है दोस्तों। आगत स्वर जैसे ये आगत स्वर अर्धचंद्र अंग्रेजी भाषा के शब्दों के लिखते समय प्रयोग किया जाता है। कैसे किया जाता है प्रयोग जो दोस्तों, जैसे अंग्रेजी शब्द लिखेंगे, जैसे डॉक्टर, डॉक्टर, कॉपी, कॉपी, कॉलेज, कॉलेज। ये जो ये आ है, ओ है, ये आगत स्वर है। अब देखते हैं दोस्तों अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर। अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर देखते हैं। अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर। बच्चों आप अभी अनुस्वार व अनुनासिक के बारे में पढ़ चुके हैं। उसी आधार पर इसमें कुछ अंतर होता है। अनुस्वार के उच्चारण में वायु केवल नाक से बाहर निकलती है, जबकि अनुनासिक के उच्चारण में वायु मुख और नाक दोनों से बाहर निकलती है, जैसे अंश, अनुस्वार और अंश। इसमें जो एक ही मात्रा लगी ऐसे लगी हुई है, ऐसे, तो इसे अनुस्वार कहते हैं। और हंस, हंस में ये मात्रा लगी हुई, चंद्र बिंदु लगा हुआ, तो इसे अनुनासिक कहते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की जो वर्ण विचार से संबंधित पहली क्लास। इसमें हमने स्वरों के बारे में अध्ययन किया था। इसके पार्ट 2 में हम व्यंजनों के बारे में अध्ययन करेंगे। और दोस्तों अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी इस क्लास का लाभ मिल सके। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।